नमस्कार दोस्तों, आज जो हम लोगों के बीच मेहमान बैठे हुए हैं ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जेडीयू के सीनियर लीडर 2015 से लेकर के 2020 तक सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, मदरसा कमेटी के मेंबर, हज कमेटी के मेंबर और लोकसभा के प्रभारी वर्तमान में जेडीयू के जनरल सेक्रेटरी है। आपका चैनल पर बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया। सर, हम वर्तमान जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं और उसमें खास करके बिहार में जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए, तमाम एग्जिट पोल को हमने भी देखा और आपने देखे होंगे। जब 1 जून को एग्जिट पोल आ रहे थे तो उसमें जेडीयू पार्टी को 5 से 6 सीट दे रहे थे और इस चुनाव से पहले भी जेडीयू पार्टी के अस्तित्व को लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे कि इस चुनाव के बाद वर्तमान जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू पार्टी का कद काफी घट जाएगा, क्योंकि इस चुनाव में जेडीयू को काफी ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। चुनाव के परिणाम इससे अलग रहे और जेडीयू का इस परिणाम आने के बाद काफी ज्यादा सियासी कद बढ़ा और नीतीश कुमार जी का भी सियासी कद बढ़ा। देखिए, आम जो लोग हैं कहीं ना कहीं वो हमारे नेता जो नीतीश कुमार ने बिहार में 18 साल से जो काम किया है उसको किसी भी मजहब, किसी भी फिरके से हो, किसी भी जाति समुदाय का हो, चाहे वो गांव के सिविल इलाके में रहने वाला हो चाहे शहर में हो, उनके काम से कोई आदमी इनकार नहीं कर सकता है। और बिहार का कोई एक शख्स नहीं है जो कहे कि हमारे परिवार को 18 साल में किसी न किसी तरह से फायदा नीतीश कुमार की सरकार में नहीं। और नीतीश कुमार का कद शुरू से ही बहुत ऊंचा है। उस तरह की पर्सनालिटी आपको हिंदुस्तान में देखने को नहीं मिलती है। और जिस तरह की बातें आप लोकसभा को कह रहे हैं, ये तो शुक्र मानिए कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए में चुनाव हुआ। आपको भी ये बात पता होगा, आम आवाम को भी बात पता होगा कि अगर ये महागठबंधन में होते तो जो हाल अभी इंडिया गठबंधन का हुआ है वही हाल इन लोगों का होता है। तो ये इस बात में कोई दम नहीं है। और जो वोट परसेंटेज है, सारी चीज़ें हैं, ये देखने को मिल रहा है। हम लोग 16 सीट पे लड़े, 15 सीट पे हम नेट टू नेट फाइट में थे, 12 सीटें हम लोग जीते। इसके लिए बिहार के हर तबके, हर मजहब, हर फिरके, हर आवाम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम लोग पार्टी के लोग बहुत मुबारकबाद देते हैं और आवाम का शुक्रिया। सर, मतलब ये तो परिणाम आने के बाद जाने की 12 सीट हम लोगों ने जीता है, मतलब जेडीयू पार्टी ने जीता है। तो क्या आप लोग पहले से कॉन्फिडेंट है कि हम 16 में 12 जीत जाएंगे? आप लोगों ने तो क्षेत्र का दौरा किया था, लोगों से 16 में हम लोगों को 16 जीतने के लिए पूरी तरीके से हम लोगों ने मेहनत किया और 3 बजे शाम तक हमारी 15 सीटों पे बढ़त थी। इसलिए नीतीश कुमार का एक ऐसा चेहरा है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और ये तरह तरह की जो बातें जो कही जाती है, नीतीश कुमार वही है। और दाएं वाली कुर्सी बदलती है, बाएं वाली कुर्सी बदलती है। ये आवाम में बिना वजह परसेप्शन बनाना कि नीतीश कुमार जी इधर उधर करते, नीतीश कुमार जी अपनी जगह पर है। नीतीश कुमार जी के एजेंडे में कोई फर्क था? उन्होंने उनके साथ नीतीश कुमार जी के साथ जब आरजेडी आया तो क्या हमारा जो एजेंडा है वो कहीं चेंज हुआ? चाहे एजुकेशन का मामला हो, चाहे 7 निश्चय हो, चाहे एग्रीकल्चर की जितनी योजनाएं हो, या फिर हम बीजेपी के साथ, हम बीजेपी हमारे साथ आई तो क्या अल्पसंख्यक से जो इतनी योजनाएं हैं उसमें कहीं किसी तरह की कोई कोताही बरती गई? चाहे मदरसे का मामला हो, चाहे हज कमेटी के सारी योजनाओं का मामला हो, आपके कितने बच्चे कोचिंग लेकर के सरकार की योजनाओं का फ़ायदा उठा रहे हैं, या बच्चे डीएसपी बन रहे हैं, एसडीओ बन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, नीतीश कुमार एक ऐसी शख्सियत है जिससे कोई भी पार्टी इनकार नहीं कर सकती। सर, बीजेपी पे तो हमेशा ये एलिगेशन लगते रहते हैं कि सेंट्रल में बीजेपी की 303 सीटें थी पिछले लोकसभा चुनाव में, फिर भी बीजेपी के 303 में एक भी कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं थे या मुस्लिम कैंडिडेट पार्लियामेंट नहीं पहुंचे। और बीजेपी की जो मिनिस्ट्री में कोई मिनिस्टर भी कोई मुस्लिम नहीं थे। और जेडीयू जब अब बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन में मतलब कि सरकार बनाई हुई थी, यहाँ भी बिहार में कोई मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है। नहीं, देखिए एक चीज़ बताइए, हमारे नेता ने मुस्लिम को 2020 के विधानसभा चुनाव में
9 सीटें थे। हम अपील करना चाहेंगे गवर्नमेंट से कि 9 सीट में आप 1 सीट में नहीं जीत रहे, और इस बात का भी आपको हमको एज ए मुस्लिम पॉलिटिकल वर्कर को इस बात को कहीं न कहीं दिमाग में बातें रखनी चाहिए। इसमें हमारे नेता ने किसी तरह की कोई ऊँच नीच नहीं की। यहाँ तक कि बीएसपी से जीते हुए जमा खान साहब उनको ला करके मुश्किल है। तो ये चीज़ें सर आपने विकास की बातें कही तो तेजस्वी यादव को अक्सर अपने बयान में कहते सुनेंगे कि 17 महीने हम लोग के साथ गवर्नमेंट में रहे और 17 साल से ज़्यादा से बीजेपी के साथ अलायंस में सरकार है। तो 17 महीने का काम और 17 साल के काम से कंपेयर कीजिए तो फिर 17 महीने का काम भारी पड़ जाएगा 17 साल में। देखिए, ये तेजस्वी यादव का बचपना है। शिक्षा मंत्रालय की बहाली से शिक्षकों की बहाली हुई, और ये विजय कुमार चौधरी जब शिक्षा मंत्री थे उस समय का मामला है। उनके पास पथ निर्माण विभाग था और बहुत सारे पुल हुए जो करोड़ों खरबों रुपया का नुकसान था। उसके बारे में उनका क्या कहना है? जो चीज़ें आपके पास नहीं थी उसकी आप बात करते हैं। लेकिन इस चुनाव में तो क्रेडिट इस चीज़ का वही ले रहे हैं ना, तो कि हमने इतने लोगों को नौकरी दे दी। अपनी बातों को आप कैसे लोग की डिप्टी सीएम जो होता है वो एज एक मिनिस्टर होता है। डिप्टी सीएम का कोई मतलब नहीं है जाता। उनके पास 2-3 मंत्रालय ज्यादा थे, और जो भी मंत्रालय मुख्य मंत्रालय उनके पास थे उसके बारे में उनका क्या कहना है? वो अपने विभाग में क्यों नहीं बहाली करता है? तो ये सिर्फ मैंने बरबुलेपन का मामला है। अगर उनको अपने बारे में बताना चाहिए कि जो स्वास्थ्य विभाग उनके पास था उसमें कितनी बहालियाँ हुई, पथ निर्माण विभाग में कितने पुल गिर गए, उसका हिसाब किताब उनको देना चाहिए। तो इस बातों में बहुत ये उनका बड़बोलापन है, इस तरह की बातें वो बोलते हैं। सर इस बार के चुनाव के बाद जेडीयू का सेंट्रल में भी कद बढ़ गया, तो क्या नीतीश कुमार जी सेंट्रल में चले जाएंगे या बिहार के राजनीति में ही जाएंगे? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मीडिया हाउसेस में खबर चल रही है कि नीतीश कुमार सेंट्रल मिनिस्टर में कैबिनेट में कोई बड़ी से मंत्री का पद। देखिए, मुख्यमंत्री बहुत बड़ा पद होता है और बिहार उनकी देख रेख में, उनकी नेतृत्व में और क़यादत में दिन रात चौबीस तरक्की कर रहा है। इसलिए हम लोगों का ये सुझाव है या हम लोग ये चाहते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री हैं। और अभी तक कल भी पेपर में सम्राट चौधरी जी ने कहा कि पीसीएम ने ये 25 का चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में होगा, 25 का भी। हाँ, लेकिन हम लोगों की ये सोच है, पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते एक सोच है कि ये अच्छा मौका है और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। क्योंकि झारखंड और बिहार बंटने के बाद जितने खनिज पदार्थ थे, जितनी फैक्ट्रियाँ थी, सारी चीज़ें झारखंड में चली। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा जब मिल जाएगा तो उसमें टैक्स रिबेट बहुत ज़्यादा मिलता है बड़ी बड़ी कंपनियों को। तो बहुत सारी कंपनियां जो है यहाँ अपना कारखाना बिहार में खुले। तो इसलिए हम लोग विशेष राज्य का दर्जा, जो मेरा पुराना मांग था, वो आज भी हम लोग मांग रहे हैं। और ये हम लोगों की कोशिश है और प्रयास है कि कम से कम समय में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। अभी मुख्यमंत्री दिल्ली चले गए हैं, चुनाव के बाद उनसे मुलाकात नहीं है। हम ये चाहेंगे और कहेंगे कि आप लोगों की तरफ से भी आवाज़ उठनी चाहिए और भी माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बात बोलेंगे कि सर ये अच्छा मौका है, इस बार विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो बिहार का बहुत बड़ा भला हो जाएगा और बहुत ज़्यादा 10 टाइम्स ज़्यादा अचानक तरक्की होगी। इसलिए ये आप लोगों के माध्यम से भी ये चाहते हैं कि आप लोग भी समाज को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। लेकिन सर बात तो ये भी है ना कि जो एनडीए अलायंस है उनकी सीटें मतलब कि बीजेपी की घट गई है, 240 आ गई है। और दो पार्टी की बहुत अहम भूमिका है सरकार बनाने में, एक जेडीयू और एक टीडीपी। चंद्रबाबू नायडू भी चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस दिया जाए, बिहार भी चाहते हैं कि हमें स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। इस तरह से और भी अलायंस पार्टी जो होगी अलग स्टेट की, जैसे कि आप ले लीजिए एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र या अजित पवार महाराष्ट्र, जो एनडीए अलायंस में मतलब कि अभी अहम भूमिका में है। क्योंकि इस समय जब कोalition गवर्नमेंट बनते हैं तो हर एक पार्टी की अहम भूमिका हो जाती है। तो सब अगर चाहेंगे कि स्पेशल स्टेट का दर्जा मिला जाए तो फिर स्पेशल स्टेट का मतलब ही नहीं रहता है। देखिए एक चीज़ है, स्पेशल स्टेटस का जो दर्जा है वो सबको नहीं मिल सकता है।
पर एक कमेटी है, उसकी जांच करती है किस मामले में आपका पिछड़ापन है, आपके यहाँ रोजगार का क्या मापदंड है, आपकी गरीबी का क्या मापदंड है, आपके यहाँ शिक्षा का क्या मापदंड है, उस पर एक कमेटी है। और जिस कमेटी में कहीं ना कहीं ये मामले आए हैं कि बिहार को भी लेना चाहिए, और इस तरह की बात ठीक है, अगर वो भी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, जो मापदंड है उस पर खड़े होते हैं, तो उनको भी मिलना चाहिए। लेकिन बिहार को आज के डेट में सख्त ज़रूरत है, इसलिए हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, ये चाहते हैं कि कम से कम समय में बिहार को विशेष राज्य करना चाहिए। सर, एक तरफ तो एनडीए आश्वस्त है कि हम गवर्नमेंट शायद 8 जून को शपथ ग्रहण समारोह होगी, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी जोर तोड़ कर रहा है कि सरकार हम बना देंगे अगर जेडीयू और टीडीपी मेरे पाले में आ जाए तो। और यहाँ तक कि शरद पवार ने तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ऑफर भी दे दिए, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नीतीश कुमार जी पलटी मारेंगे? ये कोई बात नहीं है। देखिए, ये हमारे नेता ने ये कह दिया है कि हम एनडीए के साथ हैं और एनडीए में ही हम रहेंगे। ठीक है, और बात है कि सियासत में इस तरह की बातें होती हैं, उनको लगता है कि हम आ जाएंगे, ये लोग दोनों टीडीपी और मान लीजिए टीडीपी चले जाना, जेडीयू चला जाएगा तो सरकार में इस तरह की कोई संभावनाएं नजर नहीं आती, और इस तरह की बातें होनी भी नहीं चाहिए। जिसके साथ आप चुनाव लड़े हैं, जिसके साथ आप गठबंधन में हैं, उसको गठबंधन धन का पालन करना चाहिए और स्मूथली सरकार को चलाना चाहिए, और इससे सबका भला हो, समाज का भला हो। इसलिए बात ठीक है, वो बात अपना कह रहे हैं, तो उनका अपना एक पक्ष है। सर, आवाम में और मीडिया हाउसेज में एक और मैसेज काफ़ी ज़्यादा रहता है कि 20 साल मतलब कि आरजेडी की सरकार रही और 20 साल लगभग नीतीश कुमार जी भी बिहार के चीफ मिनिस्टर है, फिर भी बिहार आज देश का अति पिछड़ा राज्य में ही क्यों काउंट होता है? देखिए, एक चीज़ हम बिहार के जो रिसोर्सेज हैं वो बड़ा कम है, और झारखंड बनने के बाद तो और ये बात आप कह रहे हैं, इसका कोई मापदंड नहीं। बिहार में बिहार की तरक्की से कोई भी आदमी इनकार नहीं कर सकता है, चाहे रोड का मामला हो, बिजली का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, स्कूलें बन रही, ये सारी चीज़ें बहालियाँ हो रही हैं। तो ये बात आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें लोगों के दिमाग में लग जाएगी। 500 सरकार की योजनाएं हैं, लोग लाभान्वित हो रहे हैं, तो सारी चीज़ों के लिए आप सरकार पे डिपेंड नहीं हो सकते। हम यहाँ के नौजवानों से अपील करना चाहेंगे कि आप भी स्वरोजगार पैदा करें। सरकार जो सिस्टम है वो सब लोगों को नौकरी नहीं मिल सकती है, तो आप भी एक सिस्टम पैदा करें, आप भी टेक्निकल डिग्रियाँ लें, आप भी रोजगार लोगों को दें। तो जब सब लोग मिल करके इस तरह की बिहार के तरक्की में अपना इस बिहार की तरक्की की इमारत में अपना एक ईंट रखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि बिहार की तरक्की हो रही है। सर, अपने टेक्निकल डिग्रियाँ और मतलब यहाँ के युवाओं को कहें कि खुद का रोजगार पैदा करें, लेकिन दुर्भाग्यवश बात यह है कि यहाँ के जो बच्चे हैं, मतलब कि जो कॉलेज से पढ़ने के बाद, ग्रेजुएशन पास होने के बाद भी डिग्रियाँ लेकर बाहर निकलते हैं, तो मतलब उनके पास वो स्किल नहीं रहता है कि वो काम करें, और कंपनी को जो एम्प्लॉय जिस स्किल का चाहिए, कंपनी मतलब उनको आदमी नहीं मिला और आदमी को रोजगार नहीं मिला। ये बिहार की एजुकेशन का बहुत बड़ी एक समस्या दिखने को मिलता है। ऐसा ये चीज़ें ऐसी नहीं। देखिए, बिहार के बच्चों में कहीं ना कहीं, सर, ये बिहारी नहीं, देश में भी प्रॉब्लम है। देखिए, एक चीज़ पहले बात समझिए, वो सामंजस्य का मामला है। अभी आप तो चले जाइए, यूपीएससी का रिजल्ट निकला जिसके 51 बच्चे मुस्लिम है, तो इस तरह का आरोप लगाना, और जो बात आप कर रहे हैं, तो जो मापदंड है वक्त के हिसाब से आपको टेक्निकल डिग्रियाँ लेनी है, ग्रेड करना है उसको, तो इसके लिए हमको भी इस चीज़ों को जानना और समझने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है ये बिहार के बच्चे ही इसमें पिछड़े हुए हैं, बिहार के बच्चे बहुत सारे फील्ड में आ रहे हैं। मैं बता दूँ, अभी 2 बच्चे मैंने दूरी मेरा रिलेशन भी है उन लोगों से, एक बच्चा IAS हुआ है, एक बच्चा IPS हुआ है, तो ये तरक्की कर रहे हैं। अब ये मामला है कि आपके देखने का नज़रिया है, आपके देखने का ये नज़रिया है, ऐसी बात नहीं है। इस बात पे बहुत दम नहीं दिखता है। सर, आपने सियासत कब ज्वाइन किया और सियासत में आने का फैसला क्यों किया? देखिए, सियासत में तो देखिए सोशल वर्क तो हम बहुत पहले से कर रहे हैं। सियासत में हम आपके माध्यम से नौजवानों से अपील करना चाहते हैं कि सियासत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप समाज में, परिवार में
गांव से लेकर शहर तक में आपकी अहम भूमिका होती है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप बहुत लोगों को मदद कर सकते हैं। जैसे हमने टारगेट बनाया जब हम चेयरमैन हुए कि हमको 500 फैमिली को मदद करनी है। मैंने लगभग 500 परिवार को घर बनाने के लिए 5-5 लोग दिए, पटना से लेकर किशनगंज, पूर्णिया, सिवान, लगभग 300 लोगों को पटना में दिया, लगभग 324 दुकानें में, 8 इमाम बारगाह में, लगभग 50 बिल्डिंग में, 32 बिल्डिंगें तो सिर्फ पटना में, करोड़ों खरबों रुपया प्रॉपर्टी कोर्ट के माध्यम से कानून के जरिए निकाला गया, बड़े बड़े लोगों से। ये काम हम कहीं भी हमको कुछ भी बना देते तो ये काम हमें जीने खाने के लिए हर आदमी यही खा रहा है। कुछ भी चीज़ें जो है सामाजिक जीवन में आदमी पहले से रखता है, वो कहीं से अचानक नहीं होता है, बिल्ड होकर के आता है। तो इस तरह का काम आदमी बचपने से, मेरे फादर मेरे दादा सोशल वर्क करते रहे हैं, फैमिली के लोग सोशल वर्क करते रहे हैं। तो ये प्लेटफॉर्म, ये जगह ऐसी हमको मिली कि हम आज भी सुबह से लेकर शाम तक, जब आप आए थे तो लोग बैठे हुए थे अपने प्रॉब्लम के लिए। तो ये चीज़ें समाज में है, ये आप जब क़यादत करेंगे तो बहुत सारे लोगों के लिए रास्ता निकालेंगे और उसमें आपको भी खुशी होगी, लोगों को भी आप खुश कर पाएंगे। तो नौजवानों से अपील है कि वो सियासत को उन्हें सही नज़रिए से देखें और उस सियासत में आकर के सियासत का बेहतर इस्तेमाल करें, जिसमें कम्युनिटी की तरक्की हो, आपके परिवार की तरक्की हो, आपकी तरक्की हो और सबकी तरक्की। सर, आपने सियासत के लिए जेडीयू को ही क्यों चुना? जेडीयू के किस आइडियोलॉजी से आप सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है? क्योंकि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारा काम किया, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग में, मेडिसिन एरोबेटिक प्लांट पर बहुत सारा काम किया। उसी दौरान 2009 में मुख्यमंत्री से लगभग 1.5 घंटे तक बात किया। 1 सिवान में वो जगह है लेही जी, जहाँ मुख्यमंत्री जी गए थे। तो वो एक ऐसे शख्स है जो कि किसी भी मामले में वो नाइंसाफ़ी किसी के साथ नहीं किया, क्योंकि जितने दिन की सियासत की ज़िंदगी है, चाहे वो केंद्र में मंत्री रहे, सांसद रहे, मुख्यमंत्री रहे, किसी मजहब, किसी फिरके से उनका कोई कहीं भेदभाव नहीं रहा। ख़ास करके जो दबे कुचले लोग हैं, हमारे समाज में अल्पसंख्यक लोग हैं, जो दलित लोग हैं, उनके लिए बहुत सारी योजनाएँ बनाई। वही एक शख्स हैं कि जिनके मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने बड़े बड़े लोगों की प्रॉपर्टी को खाली कराया। वो पेपर में लिखा और मीडिया में छपा, आदेश भी हुआ कि 2,500 करोड़ की प्रॉपर्टी ढूंढना चाहते। तो वो शख्स थे, उनको सारी बात मालूम था। इंसाफ भ्रष्ट आदमी है और वैसे लोगों का रहना सियासत में बहुत ज़रूरी है। हम लोग आए दिन उनसे सीखते हैं, समझते हैं, उनके बारे में तरह तरह की बात कही जाती है, लेकिन जो उनका मापदंड है वही एक शख्स है, उन्हीं को इतना कलेजा है कि वो ये बात कहते हैं कि मैं वोट की राजनीति नहीं करता, मैं आपकी सेवा करता हूँ, आपका काम करता हूँ, आपको लगे तो हमको वोट दीजिए, नहीं लगे तो मत वोट दीजिए, लेकिन वो जात पात नहीं किया है। इस तरह की पर्सनालिटी जो है तारीख में शायद ही कहीं मिलती है। तो हम लोग ये समझ लीजिए खुशकिस्मत है कि बिहार में वैसा शख्स मुख्यमंत्री बना, नहीं तो बिहार का हाल क्या था, बिहारी शब्द गाली हुआ करता था और ये समझिए ना रोड था, ना बिजली था, यहाँ उद्योग चलता था, अपहरण उद्योग। आज़ादी के बाद जो तरक्की हुई तो सिर्फ नीतीश कुमार एक ऐसे शख्स है जो आपकी तरक्की दिख रही है, इसके पहले कोई तरक्की हुई है। मुसलमानों की लोग बात करते हैं, हम कांग्रेस आरजेडी दोनों की बात करते हैं। उनको जब मौका मिला तो एक मदरसा नहीं बनाओ, उनको मौका मिला तो अपना चरवाहा विद्यालय बना, एक मदरसा बनाए क्या? आप किसकी बात करें, चाहे कांग्रेस की बात कर लीजिए, चाहे आरजेडी की बात कर लीजिए। हमको तो लगता है कि कांग्रेस आरजेडी बीजेपी से भी खतरनाक है, बीजेपी से भी खतरनाक है। हम आपको बताएं कि आप आरजेडी की बात कर लीजिए, आप उनके यहाँ सिपाही की बहाली हो, दरोगा की बहाली हो, डीएसपी की बहाली हो, पोस्टिंग हो, ठेकेदारी हो, कहीं कोई तालमेल नहीं है। चाहे विधानसभा में टिकट देने की बात हो, लोकसभा में टिकट देने की बात हो, ये आप बताइए। आप मुसलमान करते हैं, 18% मुसलमान है, आप कितने मुसलमानों को टिकट दिया? आरजेडी कितने मुसलमान को टिकट तो दिया, और जानबूझ करके उस तरह के टिकट। कौन लोग आपके साथ रहते हैं, कौन सी पॉलिसी, कौन सा आप तेजस्वी यादव की बात करते हैं
इतने दिन सदन में कौन सा मुसलमानों के लिए आवाज उठाया उन्होंने? कैसी आपकी आदत करते हैं? तो मुसलमान अब समझदार हो गया, बदवा मजबूत नहीं है। इस बार अच्छी खासे मुसलमानों की संख्या है जो जेडीयू को वोट दिया। पता कर लीजिए गोपालगंज में, पता कर लीजिए किशनगंज में, पूर्णिया में, कटिहार में, सिवान में। तो ये बात अब पहले नहीं रही। अब मुसलमान भी समझ, इस बार मुसलमान ने बड़ी सूझबूझ के दूरंदेशी के साथ अपना एक एक वोट दिया है, और जिसका उसी का ये रिजल्ट है आपको लोकसभा रिजल्ट जो भी है। लेकिन मुस्तैदी के साथ, अकलमंदी के साथ और दूरंदेशी के साथ अपना एक एक